ठीक है, स्टार्ट किए हुए हो? चलो देखिए, हम लोग कहाँ पर थे, पहले थोड़ा सा पीछे से रिवाइंड एक बार हो लेते हैं। मोपला विद्रोह के बारे में इससे पहले हम आपको बताए थे, है ना। मोपला विद्रोह, मोपला लोग कौन थे? मुस्लिम लोग थे। वो केरल के क्या थे? मुसलमान लोग थे। इन पर क्या हुआ था? खेतों पर जो इनका कृषि का जो अधिकार था, वो अधिकार छीन लिया गया था हिंदुओं के द्वारा। और इन पर जो खेत पर जो टैक्स था, वो ज्यादा टैक्स कृषि पर लाद दिया गया था, जिससे इन लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह करने पर मजबूर हो गए। और हिंदुओं को क्या किए? हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हुआ, करवाया कौन था? अंग्रेज लोग करवाया था। ठीक है, ये तो हम कल समझ लिए थे। इसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि बारदोली सत्याग्रह। आज का टॉपिक हमारा क्या है? बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह क्या था समझेंगे। देखिए, बारदोली जो है जगह, ये है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा जगह जगह पर अत्याचार किए जा रहे थे किसानों पर। अच्छा ये बताइए, कृषि पर कितने आंदोलन हुए? किसान लोगों पर कितना आंदोलन हुआ? 3 आंदोलन हुआ। पहला तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ। उसके बाद दूसरा खेरा आंदोलन, वो भी तो कृषि था, कृषि पर आधारित था। कि बाढ़ आने की वजह से किसानों का क्षति हुआ था, तो जो कर्ज था वो कर्ज माफ करवाना चाहते थे। तो खेरा आंदोलन ये कृषि पर ही था आधारित। फिर उसके बाद मोपला विद्रोह, फिर उसके बाद एक आया बारदोली सत्याग्रह। ये भी किसान लोग से संबंधित ही है, बारदोली सत्याग्रह। देखिए, क्या होता था कि उस समय हमारा जो देश था ना, वो कृषि प्रधान देश था। क्या था? कृषि प्रधान देश, यानी अत्याधिक लोग कृषि पर ही निर्भर थे। अंग्रेज लोग चाहता थे कि इसकी अगर भारतवासी को जो कमर तोड़ना है ना, तो सबसे वार करो, पहले कृषि पर वार करो। अगर इन किसानों को कमर तोड़ दोगे तो भारत के जो लोग हैं वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा। तो एक बारदोली सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ कि ये बारदोली में, जो कि गुजरात पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, वहां पर किसानों पर कर्ज जो था ना, कर टैक्स, और टैक्स बढ़ा दिया गया था। तो वहां पर जब टैक्स बढ़ाया गया, तो वहां के एक बुद्धिजीवी वल्लभ भाई पटेल, कौन है? वल्लभ भाई पटेल। ये वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के हित को लेकर अंग्रेजों से भिड़ गए कि आप जो टैक्स बढ़ा रहे हो, उस टैक्स को कम करो, अन्यथा हम एक सत्याग्रह करेंगे। अंग्रेज नहीं माना। अंत में उन्होंने, वल्लभ भाई पटेल, एक आंदोलन चालू किया जिनका नाम दिया बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन इसलिए बोला गया, बारदोली सत्याग्रह इसलिए बोला गया क्योंकि यह गुजरात के किसानों के हित के लिए था, यानी यह गुजरात से शुरू हुआ था। अब आप लोग सुने होंगे कि सरदार उनका नाम दिया गया। वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल है। एक काम करो, जाकर थोड़ा सा मोटर खाली बंद कर दो, चालू हम कर दिए थे, आराम से जाना। उनका नाम क्या पड़ा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार उनके नाम के आगे जुड़ने का रीजन क्या था? कि सरदार उनके आगे, नाम के आगे जुड़ा, इसका रीजन था कि जो बारदोली की जो महिला लोग थी ना, वह वल्लभ भाई पटेल को बोले कि आप सरदार हैं। सरदार इसलिए हैं कि जो हमारे हित के लिए आप लड़ रहे हैं, हमारे हित के लिए आप आगे आए हैं, किसानों के लिए आप आगे आए हैं, इसलिए सभी किसानों का आप क्या है? सरदार है। इसीलिए ये उपाधि मिल गया किसके द्वारा? बारदोली की महिलाओं के द्वारा। आपसे पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो आप बोलिएगा कि बारदोली की महिलाओं ने दिया। तो उस समय उनको नाम दिया गया सरदार। तो उनका नाम पूरा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आज भी हम लोग बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार की उपाधि किसने दिया उनको? बारदोली की महिलाओं ने। अब देखिए, ये जो आंदोलन था ना,
ये आंदोलन को अंग्रेज लोग हल्के में लेकर चल रहा था। जो बारदोली सत्याग्रह था अंग्रेज लोग हल्के में लेकर चल रहा था, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल उतना चर्चित चेहरा नहीं थे कि अंग्रेजों की नींव को हिला दे। लेकिन इनमें गांधी जी का आगमन होता है ये बारदोली सत्याग्रह में। जब वल्लभ भाई पटेल अकेले थे तो अंग्रेज उसको हल्के में ले रहा था। जैसे ही गांधी जी का एंट्री हुआ पूरा अंग्रेज में खलबली मच गया, करे फिर आ गया है गांधी, है ना, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। एक काम करो, जो भी टैक्स बढ़ाया उसको कम कर दो। इतना तो आप इस चैप्टर को पढ़े तो आपको समझ में आया होगा कि गांधी जी जौन जौन सत्याग्रह किए असफल नहीं रहा, सफल हुआ। समझ गए, कहीं ना कहीं सफल हुआ। सिर्फ मानते हैं हम तो ये था ना, सविनायक तो कुछ तो सफल हुआ, तभी तो ये क्या था इसका जो दोनों इरविन समझौता किए गांधी जी से, ये तो कहीं ना कहीं सफल हुआ। असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन को वापस लिए तो उनमें हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो असफलता मिली। तो वापस लेने का रीजन भारतीय था। जब वो कहे थे कि नहीं शांतिपूर्वक हम आंदोलन करेंगे, आप मार काट पर उतर गए, उसने वापस ले लिया उन्होंने। तो जब जैसे ही गांधी जी की इस पे एंट्री होती है, देखिए इस बारदोली के सत्याग्रह में जैसे ही गांधी जी की एंट्री होती है तुरंत अंग्रेज लोग जो कृषि पर कर लगाए हुए थे वो कर को उन्हें क्या लेना पड़ा, वापस। किसके डर से? गांधी के डर से। कह रहे गांधी आ गया है, पूरा देश खड़ा हो जाएगा, एक हो जाएगा, है ना। और गांधी जी की वजह से ये आंदोलन वापस, मतलब ये जो कर लगाया हुआ था अंग्रेजों के द्वारा वापस लेना पड़ा। देखिए क्या है कि फरवरी 1928 ईस्वी में आपसे पूछेगा एग्जाम में बारदोली सत्याग्रह क्या है, तो हम लिखेंगे कि फरवरी 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध में चलाया गया सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह कहलाता है। अभी मैंने बताया कि कृषि पर लगान क्या हो गया था, बढ़ा दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। उन्होंने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया। मतलब किसान की जो समस्या था उस समस्या के प्रति वो बुद्धिजीवियों लोगों को क्या किया, जागृत किए कि अरे तुम्हारा देश है, तुम खेती कर रहे हो, तुम खून पसीना एक करके अनाज उपजा रहे हो, धरती का सीना चीर के तुम अनाज निकाल रहे हो और तुम्हारे साथ अत्याचार किया जा रहा है। अंग्रेज होता कौन है? ऐसे ऐसे बुद्धिजीवियों लोगों को क्या किया, वो जागृत, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का प्रेरित किए और महिलाओं को भी इनमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। अगस्त में महात्मा गांधी बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व संभाल लिया। अगस्त में फिर कौन आए? महात्मा गांधी ऐसे बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व संभाल लिए। फलस्वरूप सरकार को एक नई जांच समिति का गठन करना पड़ा और सरकार के द्वारा लगान की दर को क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा, गांधी जी के आने की वजह से। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे AITUC क्या है। AITUC क्या है? ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि भारत के किसानों या मजदूरों सभी लोग पर अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे। यही नहीं था कि किसाने लोग के अत्याचार हो रहा था, किसान के प्रति किसान और सभी मजदूरों पर भी अत्याचार किया जा रहा था। ठीक है, थोड़ा सा रुको, उसको उधर तो चश्मा वाला चलिए देखिए बारदोली सत्याग्रह समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे समझेंगे क्या है। देखिए क्या हुआ था कि जैसे किसान, मजदूर या हर तबके के लोग भारत में जिनके ऊपर क्या किया जाता था, अत्याचार हो रहा था। ठीक है, तो
यहाँ पर तो किसान आंदोलन हम लोग देख लिए। कितने किसान आंदोलन देखे? 4 किसान आंदोलन। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद खेरा आंदोलन हुआ, उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह हुआ। यानी 4 आंदोलन हम लोग देख लिए। किसान के साथ साथ मजदूर वर्ग को भी शोषण किया जा रहा था। किसान का तो शोषण हो ही रहा था, उसके बाद मजदूर वर्ग का भी क्या होता था? शोषण होता था। तो मजदूर वर्ग का एक मजदूर आंदोलन चलाया गया। क्या? कौन सा आंदोलन? मजदूर। एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक मजदूर आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन? नहीं दिख रहा है क्या जी? चमक रहा है, लाइट आ रहा है, बदल दे। हम लोग का फेवरेट कलर लगा देते हैं नहीं? देखो क्या हुआ? मजदूर आंदोलन, ठीक है। ये मजदूरों के द्वारा चलाया गया था, जो कि 1917 में। ये मजदूर आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1917 में अहमदाबाद में। 1917 अहमदाबाद, अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद ये है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में ही है। क्या हुआ? मजदूर को आंदोलन क्यों करना पड़ा? उस समय प्लेग रोग फैला हुआ था। कौन सा रोग? प्लेग रोग। प्लेग रोग। ये प्लेग रोग जो था, यह एक ऐसा रोग था कि पूरा गांव के गांव लोग साफ हो जाता था। जिस गांव में ये रोग फैला, जिस शहर में ये रोग फैला, वो पूरा का पूरा शहर क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था, इस प्लेग रोग के कारण। पता कैसे चलेगा कि प्लेग रोग फैला हुआ है? तो इसका एक कारण है, प्लेग रोग जहां फैलेगा ना, वहां के चूहा मरना शुरू हो जाएगा। जितना चूहा है ना, अपने आप मरना। और जब चूहा खूब मरने लगे तो समझ लेना कि प्लेग रोग फैला हुआ है, ठीक है। तो हुआ क्या? जब प्लेग रोग फैला तो शहर में जो काम करने वाले जो मजदूर थे, शहर में जो काम करने वाले मजदूर थे, वह शहर छोड़कर भागना शुरू कर दिए। कौन मरेगा जी? प्लेग रोग फैला हुआ है, लोग गांव के गांव साफ हो रहा है, मरने के लिए रह जाएगा वहां पर। तो शहर लोग छोड़कर भागना शुरू किए। अब लोग छोड़कर शहर भागना शुरू किए। अब क्या हुआ कि जो वहां का कंपनी था, क्योंकि कंपनी में काम कौन कर रहे थे? गांव के लोग जाकर कर रहे थे, फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अब बताइए, फैक्ट्री को लोग छोड़ छोड़ के भागने लगा। लोग यही सोचता था ना कि काम तो बहुत करेंगे, जिंदा रहेंगे तब। अब शहर को लोग छोड़कर भागने लगा। फैक्ट्री मालिक का नींद जो है ना खराब हो गया, रात के सोना बंद कर दिया लोग, क्योंकि उसकी कंपनी बंद होने वाली थी। क्योंकि कंपनी किस पर चल रहा था? मजदूर पर चल रहा था। अब मजदूर लोग प्लेग रोग से भागना शुरू किए। अब कंपनी वाला दिमाग लगाया कि इस मजदूर को कैसे भी करके रोका जाए, मतलब जाने से इनको रोक दे। तो उस कंपनी मालिक ने किया क्या कि लोभ दिया। क्या लोभ दिया? लोभ दिया और बोला कि मैं आपका मजदूरी जो है ना दोगुना कर दूंगा। दोगुना तिगुना जितना मतलब कहो, खाली इसको क्या करना है? रोक के रखना, इसको रोक देना है। तो मजदूरों को लोभ दिया गया कि मैं आपकी मजदूरी को बढ़ा दूंगा। मजदूर इस लोभ में पड़ गए और कहे क्या दिक्कत है, मजदूरी बढ़ल है ना, बच के रहेंगे। और वहां से लोगों को वो अपना मतलब जो फैक्ट्री का मालिक था अपना मानसा में क्या आ गया? कामयाब हो गया। और लोग वहां पर रुक गए, फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिए। जैसे ही काम करना शुरू किए, काम होते गया, प्लेग रोग खत्म हुआ। तो जैसे ही प्लेग रोग खत्म हुआ तो
तो फिर फैक्ट्री का मालिक बोलने लगा कि जो मैं वेतन बढ़ाया था, मैं पहले जितना ही आपका वेतन कर दूंगा। अब बताइए, किसी का अब आदत लग गया पेमेंट ज़्यादा लेने का, तो पेमेंट फिर कम लेगा। मजदूर कहने लगा कि जब मैं मुसीबत में तुम्हारे साथ था तो आज मुसीबत खत्म हो गया है, तो क्या तुम मुझे ठुकरा दोगे? अब उसने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नाम दिया गया मजदूर आंदोलन। ये मजदूर आंदोलन बहुत चरम सीमा पर चढ़ गई। लोग सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। मजदूर लोग रोड पर आकर आंदोलन, नारेबाजी लगाने लगे फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध में। जो वेतन मुझे मिलता था उतना वेतन क्या होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब ये मजदूर दौड़े दौड़े पहुंचे महात्मा गांधी के पास। अरे महात्मा गांधी हर चीज में मतलब ना है, एंट्री हर जगह पर हो जाता था उनका। अब मजदूर कहाँ पहुंचे? गांधी जी के पास। गांधी जी के पास पहुंचकर गांधी जी से सभी अपना किस्सा सुनाए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा अत्याचार हुआ, हम लोग वहां पर काम करते थे, वेतन हमको ज्यादा मिलता था, अब वेतन कम मिल रहा है। तो गांधी जी कहते हैं कि चलो तो ठीक है, हम समीक्षा करते हैं, चलो उससे मिलते फैक्ट्री मालिक से। गांधी जी पहुंच गए फैक्ट्री मालिकों के पास, उनसे मिले और बोले कि ये तो गलत बात है, अगर वेतन बढ़ गया है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मजदूर के ये हित में है। लेकिन मजदूर वहां पर कंपनी मालिक ये बात नहीं माना। कंपनी वाला बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बस आप आ गए हैं गांधी जी, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मजदूरी को तो नहीं बढ़ा सकता हूं, बट मजदूरी के तौर पर मैं 35% बोनस दे सकता हूं। बोनस क्या? यानी साल में एक बार मैं मजदूरों को बोनस दूंगा। ये भी लोभ था, मैं एक बोनस दूंगा। बोनस समझते हैं ना, हर कंपनी में बोनस मिलता है। कंपनी में बोनस मिलता है लोगों को, जब दीपावली में आता है घर ना मजदूर, तो उसको कुछ ना कुछ मिलता है ना। अब जो भी मिले, ओका टिफिन मिले, चाहे ढक्कन मिले, चाहे आयरन मिले, चाहे फ्रिज मिले, चाहे टीवी मिले, कुछ ना कुछ उसको बोनस के रूप में दिया जाता है। अब मजदूर लोग यही बोनसवा के चक्कर में दीपावली तक रुकर रहता है कि दीपावली में जा बोनस मिला। अरे बात समझ में? तो ये बोनस का प्रावधान मजदूरों के लिए चालू किया गया। समझ में आ गया मजदूर आंदोलन? बोले कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब देखिए, एक उसके बाद हाँ, उसके बाद एक आंदोलन और चला। ये सब किताब में आपका नहीं है, ठीक है, किताब में है बट एग्जाम में पूछता उछता नहीं। जनजातीय आंदोलन क्या चला? जनजातीय आंदोलन। देखिए जनजातीय आंदोलन क्या था कि इसमें जनजातीय, इसमें एक नाम था राजा राम राजू। क्या नाम था उनका? राजा राम राजू। राजा राम, हाँ हम नमो एकदम बड़ा सीधा से ले रहा है सब, हैं जान से। राजा राम राजू, ये राजा राम राजू क्या करते थे कि जितने अंग्रेज अधिकारी होते थे ना, उससे छापा मारी युद्ध करते थे। छापा मारी युद्ध, कौन सा युद्ध करते थे? छापा मारी युद्ध। राजा राम राजू क्या करते थे? छापा मारी युद्ध। देखिए सब जितना हम लिखवाते हैं ना ऐसे, तो जो भी हम बोलते हैं वो चीज़ आप अगर वीडियो देखिएगा तो कॉपी पर उसको नोट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको भी कभी भी वो चीज़ को पढ़िएगा ना, देखो हम तो ऐसे आप समझाने के लिए ऐसे ही नोट कर देते हैं, लेकिन आप जब लिखिएगा कि जनजातीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता राजा राम राजू थे, जो अंग्रेजों के अधिकारियों के साथ क्या करते थे? छापामारी युद्ध करते थे। छापामारी युद्ध में क्या होता था कि अंग्रेज अधिकारियों को किडनैप कर लिया जाता था, छिप कर। छापामारी युद्ध इसी को कहते थे, छिप कर, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, छिप कर किडनैप कर लिए और किडनैप करके उसको जान से मार दिए। ये छापामारी युद्ध होता था, किसी तरह से अंग्रेज को खत्म करना। ये क्रांतिकारी थे,
किसी तरह से अंग्रेज को क्या करना है, खत्म करना है। तो ये छापामारी युद्ध में होता था। तो राजा रामराजू छापामारी युद्ध करके अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेते थे और मतलब किडनैप करके उसको क्या करते थे, मार देते थे। अंग्रेज के नाक में दम कर रखे थे ये, ठीक है। एक समय आया 6 मई 1924, तब 6 मई 1924, 6 मई 1924 को राजा रामराजू को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्या किया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इन्हें इनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि ये क्रांतिकारी थे। समझ में आया जनजातीय आंदोलन? ये पूछता नहीं है लेकिन मैं आपको बता दिया, ठीक है। शायद एग्जाम में आ जाए। जनजातीय आंदोलन के नेता, प्रमुख नेता कौन थे? राजा राम राजू। इनकी हत्या कब हुई? 6 मई 1924 को, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। हाँ, एक काम करते हैं, इसको समझा ही देते हैं पूरा। देखिए, एक उसी तरह से एक नाम आता है जतरा भगत का। किसका नाम आता है? जतरा भगत। ये आपको पढ़ना है, ये पूछता है एग्जाम में। जतरा भगत, यह एक आदिवासी थे। क्या थे? आदिवासी थे। आदिवासी समझते हैं ना, जो जंगलों में रहता है। आदिवासी लोग जो जंगलों में रहता है। देखिए, ये एक आदिवासी थे। क्या होता था कि आदिवासी लोगों को जो है ना, अंग्रेज लोग बड़ा बरियार समझते थे, बड़ा मजबूत है, हट्टा कट्टा है। क्योंकि आदिवासी जंगल में रहकर जंगली जंतुओं का हत्या कर करके खाते थे लोग, है ना। और जब मांस उस खूब खाता था, सब शरीर गठीला गठीला होता था आदिवासी लोगों का। अंग्रेज लोग सोचता था बड़ा मजबूत है, तो मजबूत है तो भैंस गाय ऐसा काम लिया जाए एकरा से। तो आदिवासियों लोगों से अंग्रेज जो है ना, कूली का काम लेता था। किसका? कूली का। कूली जानते हैं ना? आप जब स्टेशन पर जाइएगा तो कूली जो है ना, कूली मिलेगा। आपकी जितना आएग बैग है, आप 5 आदमी परेशान हो जाइएगा उस बैग को ले जाने में, कूली अकेले ही लेके चल जाएगा पूरा बैग के। इधर लाद लेगा, इधर लाद लेगा, माथा पर रख लेगा, ओकरो पाव रख लेगा, ना है तो हाथों में दोनों तरफ टांग लेगा, पीठुआ हथवा में टांग लेगा, पीठवा में टांग लेगा, माथा पर 2 रख लेगा, दौड़ के लेके चल देगा। और तुम 5 को ले जाओगे, वो अकेले ले जाएगा। इतना मजबूत सब होता है सब, है ना। कूली का काम करने वाला मजबूत बरियार होता ही है। तो जब ये आदिवासी लोगों से अंग्रेज किसका काम करवाते थे? कूली का। किसका? कूली का काम करवाते थे। अब इनको कूली का काम करना पड़ता था। इसका विरोध किया कौन? जतरा भगत ने। कहा कि मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा, मैं आज से कूली का काम नहीं करूंगा। इसका विरोध किए कौन? जतरा भगत, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहले यहां तक हो गया था ना, बारदोली सत्याग्रह। हाँ देखिए, ये अभी फिलहाल अभी समझिए, फिर उसके बाद मैं इसके बारे में समझाऊंगा। AITUC का मतलब क्या होता है? AITUC, देखिए AITUC यही है ना, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है जी? देखिए, ए मतलब ऑल, क्या होता है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। कौन तो यूनियन बोल रहा है? कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको आ रहा है बात समझ में? तो AITUC का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। समझ गए? आपसे एग्जाम में भी आएगा। AITUC का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब देखिए, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में कहा किया गया था। कहां पर? मुंबई में। जिसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, और सचिव थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज और लाला लाजपत राय। बोलो, कोई दिक्कत है? महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। 5वां पुत्र नहीं थे? अच्छा, महात्मा गांधी के पुत्र का नाम याद है?
हमने इतना पढ़ा, अभी तक इनका पुत्र का कुछ हाथ डोला रहा है। महात्मा गांधी के पुत्र का नाम कभी तो पूछा भी नहीं जी। महात्मा गांधी के पुत्र, अब इनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। क्या क्या भूल गए जी? रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल, इनके 4। अब बड़ा छोटा कौन था इतना हमरा याद नहीं, हम लिख देते हैं मिला के। एक का नाम था रामदास, एक का नाम था देवदास, हरिलाल, और एक का नाम था मनीलाल। ये सब आप वीडियो देख के नोट कीजिएगा जरूर। महात्मा गांधी के ये लोग क्या थे? पुत्र थे। अब देखिए, एक कहा गया है कि 5वां पुत्र जो थे ना, वो थे जमनालाल बजाज। अब कहोगे सर नाजायज थे, ऐसा नहीं सोचना है। पुत्र मतलब 4 गो अपन पुत्र, एगो नाजायज पुत्र, वो नहीं। जमनालाल बजाज को पुत्र की तरह मानते थे। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, जमनालाल बजाज। अरे महात्मा गांधी का समझिए कि पूरा भारतवासी पुत्र था, क्योंकि उनका नाम ही, उनको नाम क्या बापू लगता था, यानी सब लोग उनको बापू का उपाधि दिए हुए थे ना। तो जमनालाल बजाज का भी वो एक तरह से बापू हुए, है ना। तो इनको बहुत अच्छा से मानते थे, इसलिए इनका 5वां पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। हाँ, लाला लाजपत राय जमनालाल बजाज थे। उद्देश्य क्या था AITUC का गठन का? तो उद्देश्य था कि किसान और मजदूर की समस्या का समाधान करना। जो किसान और मजदूर पर जो अत्याचार हो रहे थे, तो एक ऐसा संगठन का गठित किया जाए, संगठन बनाया जाए जो मजदूरों और किसानों के हित के लिए लड़ाई करे। जब तक संगठन नहीं बनाइएगा तब तक किसान और मजदूर का जो समस्या है ना, उसका समाधान नहीं होगा। इसलिए AITUC का गठन किया था। आप अकेले लड़ते हैं किसी से, तो क्या आप उससे मतलब जीत सकते हैं? अकेले आप लड़ रहे हैं, एक संगठन बना के लड़ा जाए। अगर आप किसी से लड़ने अकेले चल दिए, ठीक है, तो अकेले गए उस समय का पावर, और एक आपके पीछे देख रहे हैं कि 100 गो आदमी है लड़े वाला, आप आगे आगे हैं, उस समय का पावर। दोनों पावर में अंतर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अच्छा ठीक है। थोड़ा रोक के रखिए, आते हैं। देखिए वो क्या है, यहाँ पर समझेंगे कि 1922 ईस्वी में गया वार्षिक अधिवेशन। देखिए 1922 ईस्वी में गया में एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन में, अभी फिलहाल इतना ही समझेंगे, इसके बाद पहले हम कांग्रेस के बारे में समझाएंगे। ठीक है, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी, वह 2 भागों में बट गई। एक भाग गरम दल और एक भाग नरम दल। गरम दल और दूसरा भाग नरम दल। अब आपसे पूछेगा कि कांग्रेस जो है कौन सा ईस्वी में 2 भागों में बट गई थी, तो आप क्या बोलेंगे? गरम दल और एक नरम दल कब बटा? 1922 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन? गया का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? गया का। ठीक है, देखिए गरम और दल को कहते हैं परिवर्तनवादी, और नरम दल को कहते हैं अपरिवर्तनवादी। ठीक है, आगे देखेंगे। साबरमती, हाँ, जतरा भगत क्या है? जतरा भगत पर टिप्पणी लिखें। किस पर? जतरा भगत। अभी जतरा भगत के बारे में पढ़ा रहे थे ना, आदिवासी थे, कुली का काम करने से साफ इनकार कर दिए थे। तो देखिए ये जतरा भगत उर्फ जतरा उराव का जन्म है ना सितंबर 1888 में झारखंड के गुमला जिला के चिंगरी नवा टोली गांव में हुआ था। कहां पर? चिंगरी नवा टोली गांव में। नहीं समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब जतरा भगत उर्फ जतरा उराव इनका पूरा नाम था। इनका जन्म कब हुआ? दिसंबर 1888 ईस्वी में झारखंड के गुमला जिला, कहां पर? गुमला जिला के चिंगरी नवा टोली गांव में। कहा? चिंगरी नवा टोली गांव में। उनके पिता का नाम कोदल उराव और माँ का नाम लिबरी था। क्या था? लिबरी, है ना। 1912 से 14 में
उन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग का आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स आदि भरने तथा कुली के रूप में, देखिए मैंने यहाँ पर कुली इन्वर्टेड कोमा में दे रहा है, कुली के रूप में मजदूरी करने से साफ मना कर दिया, ठीक ना। और ये भी बोला कि मैं अहिंसक असहयोग का आंदोलन छेड़ा, मतलब अहिंसक, हिंसा नहीं, अहिंसक मतलब लड़ाई झगड़ा से नहीं, शांतिपूर्वक। लगान, बोले कि मैं अंग्रेजों को लगान नहीं दूंगा, सरकारी टैक्स, जो टैक्स आप लेते हो टैक्स भी नहीं दूंगा, आदि भरने तथा कुली के काम करने से साफ मना कर दिया। यह 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। उल गुलान से प्रेरित औपनिवेशिक और सामंत विरोधी धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, जतरा भगत के बारे में यही था। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, यही जतरा भगत है। देखो देखो, कहे ना कि आदिवासी लोग होता था, गठीला नहीं है, बॉडी बिल्डर, देख रहे हो ये खली से हमारा लग रहा है कि 10 आदमी के तो इसी उठा लेगा जी, इतना देख रहे हो, एकदम सिक्स पैक है, देख रहे हो, सब सिक्स पैक है, देख रहे हो, ये सिक्स पैक ना हमारा लौक रहा है, 12 पैक लौक रहा है, आउ है नू से पैक है ना, गठीला थे ना, तो ये है जतरा भगत। ठीक है, ऐसे भी आदिवासी लोग जंगल में रहता था, मजबूत होता था जी। अब थोड़ा सा हम लोग, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, है ना। एक नया हम लोग टॉपिक समझेंगे यहाँ पर, तब आगे पढ़ेंगे। आज वीडियो बनेगा कुछ लंबा, है ना। देखिए, जो भारतवासियों पर क्या क्या बढ़ा, टैक्स क्या लगा गया। देखिए, एक टॉपिक है यहाँ पर, भारतीय राजनीतिक दल। क्या है? भारतीय राजनीति दल, भारतीय राजनीति दल। देखिए, भारतीय राजनीति दल का गठन क्यों करना पड़ा? भारतवासियों को उस समय क्या क्या लदा हुआ था? टैक्स का मार झेल रहे थे, कोई दिक्कत है। उसके बाद प्रेस पर भी पाबंदी लगा दिया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उसके बाद एक शस्त्र अधिनियम लगा था, आर्म्स एक्ट, क्योंकि इसके तहत क्या था? शस्त्र रखने का साफा मनाही था, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना, और लाइसेंस आपको मिलेगा नहीं। शस्त्र आर्म्स एक्ट, ये सब तमाम एक्ट लग रहा था, यानी कानून पारित किए जा रहे थे तबातोड़ अंग्रेजों के द्वारा। तो सबको रोकने के लिए, क्योंकि भारत उस समय क्या था? कमजोर पड़ रहा था। कोई अगर अकेला लड़ता तो उसे क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था, या क्रांति या आतंकवादी कहकर उसे फांसी पर लटका दिया जाता था, या काला पानी का उसे सजा मिलता था। तो 1883 ईस्वी में दिसंबर में एक संगठन, 1883 ईस्वी में एक संगठन बनाया गया, संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या रखा गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस। कब? 1883 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसको कहते हैं? कॉन्फ्रेंस जहां पर मीटिंग होता है। ये मीटिंग इसलिए रखा गया ताकि यहां पर एक संगठन बनाया जाए, और वह संगठन जो है ना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा। आ रहा बात समझ में? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया। एक ब्रिटिश अधिकारी जो थे, उनका नाम था ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश, एक पहला ही अधिकारी का हम नाम अभी सुन रहे हैं जिसने भारतीय लोगों को सहयोग किया। इसने ब्रिटिश अधिकारी, जिसका नाम पूरा है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलेन
ऑक्टोवियन ह्यूम, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एलेन ऑक्टोवियन ह्यूम, इसका पूरा नाम जहां भी आप देखिएगा आपको मिलेगा लिखा हुआ ए ओ ह्यूम। इनका पूरा नाम क्या लिखल मिलेगा? ए ओ ह्यूम। एलेन इनका ये शॉर्ट नाम है ए ओ ह्यूम, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? एलेन ऑक्टोवियन ह्यूम। इन्होंने भारतीयों के साथ मिलकर इस संगठन जो बनाने में, इसका ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, एक संगठन बनाइए जिसका हम लोग लाइसेंस आपको देंगे। तो क्या ये राजनीतिक जो दल का संगठन एक बन रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज को थोड़े पता था कि हम ही लोग के लिए ये बनाया जा रहा है, हमसे यह संगठन लड़ेगा। उस समय और कुछ कहा गया कि मैं अपने हित के लिए एक संगठन बना रहा हूं, तो इसे अंग्रेजों के द्वारा लाइसेंस दिया गया। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जी ना, एक ही पेज में सब समझाना पड़ेगा। चल ना भाई, ठीक है। देखिए, जो ए ओ ह्यूम जो थे, इन्होंने भारतीयों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया और 25 से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, समझिएगा, 25 से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में पूना, कहां पर? पूना, पूना में एक मीटिंग रखा जाने वाला था। पूना में क्या रखा जाने वाला था? एक मीटिंग यानी कॉन्फ्रेंस रखा जाने वाला था। कहां पर? पूना में। किस लिए रखा जाने वाला था? क्योंकि एक राजनीतिक दल का गठन किया जाएगा। कब? 25 से 28 दिसंबर 1825 ईस्वी में पूना में। लेकिन ऐसा हुआ पूना में कि उसी पीरियड में पूना में प्लेग रोग फैल गया था। कौन सा रोग फैला था? प्लेग रोग। अब बताइए, प्लेग रोग फैला हुआ है, सभी नेता लोग जाकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वहां पर एक मीटिंग रखेगा, वो मीटिंग कैंसिल किया गया। करे प्लेग रोग फैला हुआ, जाएंगे हम ही लोग मर जाएंगे वहां पर। तो पूना में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। किस कारण से नहीं हुआ? प्लेग रोग फैलने के कारण से। अंत में 28 दिसंबर को, अंत में कब? 28 दिसंबर, 25 से 28 लिखा हुआ ना, 3 दिन का पीरियड था। 25 दिसंबर को ही समझो होने वाला था, लेकिन प्लेग रोग के कारण ये क्या हुआ? कैंसिल किया गया। और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में कहा? बंबई में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया और वहां पर गठन किया गया राजनीतिक दल का, जिसका नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी एक दल उस समय बनाया गया था बंबई में। कौन सा दल था? मैं लिख देता हूं, भारतीय, अभी तक राजनीतिक दल सुन रहे थे, लेकिन वहां पर राजनीतिक दल किसका गठन किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज नाम सुनते हैं ना हम लोग। तो ये कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहां हुआ था? बंबई में। ये होने वाला कहां था? पूना में। लेकिन प्लेग रोग के कारण ये बंबई में इसकी स्थापना हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है। और ये एक कॉलेज में ये मतलब मीटिंग रखा गया था। उस कॉलेज का नाम था, एक कॉलेज में इस मीटिंग रखा गया था, उस कॉलेज का नाम था, ये सब है किताब में नहीं, गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज।
संस्कृत कॉलेज बम्बई। यही कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुआ। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करने का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य यही था कि जो किसान हो गए, जो एक्ट लगाए जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा, ये सब एक्ट को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। इसके प्रति हम लोग लड़ने का काम करेंगे, ठीक ना। कुछ और समझ लीजिए इसमें। देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्या बोलिएगा? फिर से एकदम बढ़िया से, स्थापना कब हुई कांग्रेस का? 28 दिसंबर 1885। इतना पुराना है। सबसे पुराना राजनीतिक जो दल है ना, वो क्या था? कांग्रेस, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं, इसका अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, किनको बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी का। और एक जो थे सचिव एओ ह्यूम बने थे। सचिव कौन बने थे? एओ ह्यूम। ह्यूम। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? समझ में आया जी? चलिए, अब देखिए, आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक बात और समझ, अब खत्म होने वाला है, कुछ नहीं है इसके ज्यादा, अब सिर्फ पढ़ा के खत्म करेंगे। अब देखिए, उस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ, ठीक है। तो ये तो कांग्रेस की स्थापना हुई, पूरे देश लेवल में हुआ कि जो मजदूर है, शोषित वर्ग है, जो अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, सबको कम किया जाएगा। कांग्रेस इसके लिए क्या करेगी? लड़ाई लड़ेगी। एक पार्टी और बना था जिसका नाम था वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम था? वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी। वामपंथी या कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट पार्टी से कुछ याद आ रहा है? रॉकी भाई हमारे, वही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन वहां पर भी किए थे। रॉकी भाई कौन? कार्ल मार्क्स, है ना। देखिए, वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसको बोला गया समाजवादी या साम्यवादी पार्टी। साम्यवादी पार्टी, ठीक है। ये क्या हुआ? साम्यवादी पार्टी मतलब होगा, साम्यवादी ये मजदूरों के लिए, सिर्फ किसके लिए? मजदूर के लिए ये संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे। अब इनका जो इसका गठन हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में वामपंथी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1925 में। जिसका जो गठन किए थे उनका नाम था सत्य भगत। क्या नाम था? सत्य भक्त। क्या नाम था? सत्य भक्त। इनका पूरा नाम था सत्य भक्त। बोलो, कोई दिक्कत है? चलिए, अब इतना थोड़ा सा हम समझाते हैं, है ना। ये समझा दिए हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अभी पढ़ा है। देखिए, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई तथा इनके उद्देश्य क्या थे, लिखे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व कोई भी संस्था नहीं थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, एक राजनीतिक दल, उससे पहले कोई राजनीतिक दल नहीं था। सबसे पुराना राजनीतिक दल। अभी तक नाम बीजेपी का सुना है कोई? नहीं ना, लेकिन सुनोगे इसी चैप्टर में बीजेपी का भी आप नाम सुनिएगा। आता है बीजेपी भी, उस समय बीजेपी नहीं, उस समय उसका और कुछ नाम था। आरएसएस का आप नाम सुने होंगे। कोई कहते हैं ना मोदी जी आरएसएस का आदमी है, तो वही उस समय बीजेपी था। वही आरएसएस में निकला बीजेपी। भी लोगों का एक विकास किया जा रहा था। तथा इलवर्ट बिल, देखिए इलवर्ट बिल, सशस्त्र अधिनियम, भारतीय लोगों की प्रक्रिया को देखते हुए एक राजनीतिक संस्था के गठन को अभाव हुआ और 1884 ईस्वी में एओ ह्यूम ने के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया। इस संघ के अधिवेशन
की घोषणा पहले पूना में किया गया था। कहां पर किया गया था? पहले पूना में, परंतु अचानक प्लेग रोग फैल जाने के कारण इसकी बैठक को गोकुल दास संस्कृत तेज प्रताप कॉलेज बम्बई में किया गया और अंततः 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। W मतलब रमेश चंद्र बनर्जी और सचिव कौन थे? एवो ह्यूम। अभी ना हम बताए सब। चलिए आप देखिए उद्देश्य इसका क्या था। इसका उद्देश्य था कि भारत के लोगों को भाईचारे के संबंध में स्थापित करना है, यानी भारत के लोग जो है एक दूसरे से भाईचारे का संबंध बनाए रखे, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम को लेकर, धर्म वंश जाति के भेदभाव को मिटाना है, समाज का कल्याण करना है और एकता एवं अखंडता को क्या करना है? स्थापित करना है। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेन उद्देश्य था उस समय। ठीक है क्या? अच्छा ठीक है, कोई जरूरी नहीं। शिक्षा का प्रसार मतलब शिक्षा को आगे बढ़ाना है। चलो आगे देखो। देखिए एक हम लोग समझ लेंगे स्वराज्य पार्टी की स्थापना। स्वराज्य पार्टी दल क्या था, इसके उद्देश्य को लिखे। देखिए 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, आप याद रखिएगा। इनके द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया था जिसे स्वराज्य पार्टी कहा गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक इसके पहले असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, मतलब इससे पहले क्या ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, जिसका प्रमुख कारण चौरी चौरा कांड था। इसमें 22 पुलिस कर्मियों को क्या किया गया था? जिंदा जेल में जला दिया गया था। इस पार्टी के प्रस्ताव को कांग्रेस अधिवेशन 1924 ईस्वी में पेश किया गया था, जो असफल साबित हुआ। इसमें कांग्रेस के नेताओं के दिल में गहरा चोट पड़ा था। स्वराज पार्टी के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक ना। देखिए उद्देश्य इसका क्या था? स्वराज की प्राप्ति, सरकार पर दबदबा डालकर अपने मांगों को पूर्ति करना है। और 1919 के जो सुधार अधिनियम हुआ था, जो जालियांवाला बाग 1919 में बड़ा दर्दनाक घटना घटा था जी, यही घटना तब पूरे देश को हिला दिया। और 1919 की घटना जो घटा था ना, यही हमें आज़ादी भी दिला दिया। देखो 1919 में कौन कौन घटना घटा? जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट की घटना जैसा ऐसा दर्दनाक दो घटना होना पूरे देश में जो है ना राष्ट्रवाद की भावना को जगाया था। ठीक है, चलिए। अरे भारत छोड़ो आंदोलन पे आ गए तो हाँ थोड़ा सा एक और देख लेते हैं ना। देखिए अब जो है अंग्रेज दिमाग लगाया क्या? अंग्रेज लोग दिमाग लगाया कि हम सिर्फ अगर अंग्रेज का शुरू से ही नीति था ना कि फुट डालो और शासन करो, यानी जब तक हिंदू और मुस्लिम में लड़ाओगे नहीं तब तक राज नहीं कर पाओगे, शासन नहीं चला पाओगे। तो उसने दिमाग लगाया कि कैसे हिंदू मुस्लिम करके इनको लड़वाया जाए। तो मुस्लिमों लोगों को कान भरा कौन? अंग्रेज, कि अरे हिंदू लोग तो कांग्रेस की स्थापना किया है, एक दल बनाया है, राजनीतिक दल, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। कौन सा राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। तुम मुसलमानों के लिए क्या सोचे हो? तुम लोग मुसलमानों को हिंदू भगाना चाहता है इस देश से, लेकिन ऐसा बात नहीं था। लेकिन अंग्रेज लोग दिमाग में मतलब निगेटिव थिंकिंग जो है थॉट्स डाले, किस पर? मुसलमानों के दिमाग में डाले कि निगेटिव बात, कि तुमको भगाना चाहता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। तुम अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो। मुस्लिम लोग का कि तो बात सही कह रहे हैं आप, हमारे हित में आप बात किए हैं। हिंदू लोग मिलकर कांग्रेस का स्थापना किया, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। तब मुसलमानों ने भी एक राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम दिया गया मुस्लिम लीग। क्या नाम दिया गया? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। ठीक है, ये मुस्लिम लीग इसलिए बनाया गया था ताकि मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए, मुसलमानों के हित में यह लीग बात करेगा। चलो अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदू इसका वेलकम करता है। हिंदू को कोई आपत्ति नहीं था उस समय, इसलिए आपत्ति नहीं था कि कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से किया ही नहीं गया था।
कांग्रेस की स्थापना इसलिए किया गया था ताकि देश को रिप्रेजेंट करे, देश को आगे बढ़ाए और अंग्रेजों से लड़े और हमें आज़ादी दिलाए, न कि उसका स्थापना किया था कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई ऐसा बात नहीं था। बोलो कोई दिक्कत? यानी कांग्रेस शुरू से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेकर चलती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू को और मुस्लिम को पीछे करती थी, नहीं, दोनों के लिए बना था। समझ में आया मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों किया गया? एक बात और है कि यहां तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, उतने में ही 1905 में क्या हुआ था, एक घटना और घटा था 1905 ईस्वी में। क्या घटा था बताइए? बंगाल, इसको पश्चिम बंगाल जो अभी है, यानी उसको कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांटा गया, एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। ये बंटवाया कौन? बंटवाया अंग्रेज लोग ही, यह बोलकर कि मुसलमानों को और हिंदुओं को जो है ना एक अलग अलग राष्ट्र बना लेना चाहिए, अन्यथा ऐसा एक दिन आएगा समय कि पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बना देगा हिंदू लोग। तो आप बनाइए अलग राष्ट्र। तो एक अलग राष्ट्र बनाया जो पूर्वी बंगाल में सिर्फ कौन गया? मुस्लिम लोग गए। देखिए 2 गए, एक बटा बंगाल कितने भाग में बटा? 2 भाग में बटा बंगाल, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। आज का क्लास थोड़ा लंबा जा रहा है। एक पूर्वी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में आज हम लोग के देश में है, जो हम लोग पश्चिमी बंगाल ममता बनर्जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री है। पूर्वी बंगाल में कौन गया? मुस्लिम लोग। कौन गए? मुस्लिम लोग। और पश्चिमी बंगाल में हिंदू लोग। तो ये हमारे देश में है। ये एक अलग देश बना जिसका नाम दिया गया बांग्लादेश। क्या दिया गया? आज बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ की शेख हसीना भागकर कहाँ आई है? भारत में आई है। ये आज बांग्लादेश की स्थिति है। ये बांग्लादेश कोई और नहीं, हम लोग का ही राज्य का हिस्सा था, है ना। तो लेकिन ऐसा हुआ कि 1911 में जो बंगाल के विभाजन करने की बात आ रही थी, तो 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, ये समझ गए। एक चीज और है, समझ लो, खाली खत्म हो जाएगा, बाकी एक बार समझा के। चलिए, एक आप लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम सुने हैं? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, कितने लोगों ने नाम सुना है इसका? जब शॉर्ट फॉर्म लिखेगा तो सब कहेगा कि हम तो नाम सुने हैं। जो राजनीतिक से संबंध रखता है वो नाम सुना होगा, जिसका नाम है आरएसएस। ये आरएसएस आज भी है। देखिए, राजनीतिक पार्टी उस समय भी आ रहे थे, कुछ कुछ। मुस्लिम लीग आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया, कम्युनिस्ट पार्टी आया, एक आया और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसका नाम दिया गया आरएसएस। ये आरएसएस आज कहा गया है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो आरएसएस ही पैदा उनको किया है। यानी आज नरेंद्र मोदी जो नेता है वो किसका थे? पहले आरएसएस का, आरएसएस से निकले हुए वो नेता है। यानी आरएसएस से ही वो संबंधित है। नरेंद्र मोदी जो आज हमारे देश का वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये है आरएसएस। अब देखिए आरएसएस क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, ध्यान देना है। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य यह था, इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू राष्ट्र बनाना। क्या बनाना? हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र बनाना, यानी मुस्लिमों को उस समय ये नहीं देखती थी। आरएसएस का गठन किया गया था सिर्फ हिंदुओं के लिए। किसके लिए? हिंदुओं के लिए, कि अगर हिंदू को कुछ दिक्कत हो तो आरएसएस उसके लिए लड़ेगी, है ना। अब देखिए आरएसएस में एक नाम आया, एक नेता का, लाला लालचंद। क्या नाम आया उनका?
लाला लालचंद। लाला लालचंद का कहना था ना, ये बेचारे लालचंद जी थे, इनको कहना था कि मैं हिंदू पहले हूं, बाद में हिंदुस्तानी हूं। समझ में आ रहा है? ये भड़काऊ उसी समय से थे। उन कहते थे क्या कि मैं हिंदू पहले हूं, पहले हिंदुत्व है, बाद में हिंदुस्तानी हूं। आरएसएस उस समय आरोप लगाती थी कांग्रेस पर। कांग्रेस कहती थी क्या, कांग्रेस पर कहती थी कि जो कांग्रेस जो है ना वह मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन ऐसा बात नहीं था। कांग्रेस शुरू से ही मुस्लिम और हिंदू का साथ रही है, लेकिन आरोप कौन लगाते थे? आरएसएस वाला कहता था मैं हिंदू का पार्टी हूं, और जो कांग्रेस है वो किसका पार्टी है? मुस्लिम का पार्टी है ना। ऐसे भड़काऊ बयान दिए जाते थे आरएसएस के तरफ से। ठीक है, ये बोलता था, ये तो गलत बोलता था। मैं ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व को सपोर्ट करूंगा, ऐसा बात नहीं है। जो गलत है, गलत का सपोर्ट किया जाता है, और सही है तो देखिए गलत है जिसको गलत का सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये उस समय बोलते थे कि मैं हिंदू का पार्टी हूँ, उसको मुस्लिम का पार्टी। तो कांग्रेस में ऐसा नहीं दिखता था उस समय भी कि यह मुस्लिम का पार्टी है, लेकिन भड़काऊ बयान आते थे। ठीक है, तो एक पार्टी ये निकला। यानी राष्ट्रीय उस समय कौन कौन पार्टी के बारे में हम लोग पढ़े? एक कांग्रेस, दूसरा में हम लोग पढ़े एक कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा पढ़े मुस्लिम लीग, चौथा पढ़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। ये 4 पार्टियों के बारे में हमने पढ़ा। बोले कोई दिक्कत है? अब चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। अब हम लोग का खत्म होगा, ज़्यादा नहीं है। हाँ देखिए, ये और है क्या? पीछे भी था क्या? हाँ और है नहीं, ये आपके किताब में नहीं है पढ़ना। भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये टॉपिक। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? यही आंदोलन के बाद माना जाता है कि हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हो गया। इसके बाद कोई आंदोलन करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसका एक ही लक्ष्य था, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को क्या करना है? मिटाना। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, डू एंड डाई, मतलब करो या मरो, देश के लिए कुछ करो और नहीं तो मर जाओ। गांधी जी का उस समय कहना यह था कि देश के लिए कुछ करो और नहीं तो मर जाओ। ये भड़काऊ बयान थे। सभी जो देशवासी जो था ना, जो लोग, उनके दिल में इतना राष्ट्रवाद की भावना धड़क रही थी कि जहां पर देख रहा था अंग्रेज को खत्म कर रहा था लोग, है ना। यानी अहिंसा की पुजारी थे महात्मा गांधी, लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन हिंसा का रूप लिया था, और तब जाके अंग्रेज हमारे देश से क्या हुआ? भागा। नारा लगाया गया था, इसमें 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। छोटा मोटा जनसंख्या नहीं था, 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा हजारों हजार की संख्या में क्या हुआ? मौतें हुई। बोले कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। अब है गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा। समझ में आ रहा है? गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा? तो पहला योगदान हम लोग पढ़े, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी किए थे। अप्रैल, देखिए गांधी जी के बारे में समझेंगे। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए, लौटे। कहाँ आए थे? वेलकम है, भारत में हुआ है। जैसे ही आए अपना महल को त्याग दिए, महल को त्यागे, और 1916 में सामर लिखा रहा है जी बात क्या यार, साबरमती आश्रम का स्थापना किए। उसके बाद 1917 में चंपारण में किसानों से मिले और वहां पर चंपारण सत्याग्रह शुरू किए। यही है चंपारण सत्याग्रह के बारे, एकदम मोस्ट भी है। ये महात्मा गांधी 15 में लौटे, 16 में साबरमती का आश्रम किए, स्थापना किए, और 17 में चंपारण सत्याग्रह किए। तो अप्रैल 1917 में एक
एक आंदोलन चलाया गया था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें बिहार और बंगाल के किसान अपने खेतों में धान, गेहूं, मक्का की खेती करना चाहते थे, लेकिन गोरे जमींदार ने जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया। 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा क्या किया जाता था, नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया। नील एक ऐसा प्रकार का फसल था जिस खेत में लगे उस खेत की मिट्टी की उर्वरता शक्ति को क्या कर देता था, कमजोर कर देता था। किसानों की स्थिति एकदम दयनीय हो गई। बिहार और बंगाल के किसान रोने लगे, जिसे देखकर राजकुमार शुक्ल को रहा न गया और राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और कहते हैं कि चलिए हमारे राज्य में ऐसा ऐसा घटना घट रहा है। तब महात्मा गांधी कहाँ आते हैं और उसने जल्दी से गांधी जी को बुलाया और गांधी जी के कहने पर अवैध असुली 25% और 3 कठिया प्रणाली को वापस। 3 कठिया प्रणाली समझते हैं ना, नील की खेती 3 कट्ठा में करना होता तो यही 3 कठिया प्रणाली था। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा है डांडी मार्च, ये गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। दूसरा डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से एक आंदोलन चलाया गया था जिसे नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च कहा जाता है। गांधी जी डांडी के तट पर पहुंचकर नमक कानून को क्या किए, भंग किए और अंग्रेजों से कह नमक पर टैक्स लगाए हो उसे वापस कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और नमक पर जो टैक्स लगा हुआ था वापस किया गया और हमें छूट दी गई थी उस समय नमक बनाने के लिए। सब पढ़ाए हुए हैं ना, पिछले क्लास में हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन अभी हमने पढ़ा, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया आंदोलन था। इसका एक छिलक था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाना। इस आंदोलन में गांधी जी करो या मरो का नारा लगा, जिसमें 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हजारों हजार की संख्या में मौत हुई। एक आता है गांधी युग क्या है, गांधी काल क्या है। देखिए गांधी जी, गांधी काल जो है ना, काल मतलब क्या होता है, समय। काल मतलब क्या होता है, समय। तो गांधी काल यानी गांधी जी 1919 ईस्वी में सक्रिय हो गए थे भारतीय राजनीति में, और भारतीय जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसमें क्या हो गए थे, ये सक्रिय हो गए थे, देश के लिए सक्रिय। पहले तो बेचारे 17 नहीं ले लेंगे कि 17 में सर चंपारण सत्याग्रह किए थे, नहीं 17 में वो छोटे मोटे चेहरा थे, लेकिन फेमस कब हुए, 1919 में डांडी में ये रौलेट एक्ट जब घटना घटा और उस समय असहयोग आंदोलन चालू किए थे, उस समय से फेमस हो गए। तो गांधी काल 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी के जो समय है उसी समय को क्या कहते हैं, हम गांधी काल कहते हैं। बोले कोई दिक्कत, अरे मेटर्निक युग समझते हो ना, मेटर्निक काल वही है गांधी काल एक तरह से। 1919 से लेकर 1947 तक के काल को क्या कहा जाता है, गांधी काल के नाम से जानते हैं। और है क्या, बस। अब आपका यहाँ चैप्टर क्या हुआ, खुशी की बात है, हम लोग का चैप्टर यहाँ पर द इन जितना पढ़ाए हैं ना, एग्जामिनर का औकात नहीं है कि चैप्टर से इससे ज्यादा पूछेगा। क्या पूछेगा, अगर पूछेगा तो लात जूता खाएगा, वो यही ना होगा। अगर पूछेगा तो लात जूता खाएगा। सिलेबस में से ज्यादा है ये नहीं पढ़ना, क्या वो पूछेगा, हम लोग का सिलेबस में इतना ही है, सिलेबस से कुछ ज्यादा ही हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। तो इससे ज्यादा नहीं आने वाला, बस आपको जितना पढ़ाएगा उतना तैयारी करो, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, एकदम गारंटी है। हम लोग ज्यादा पढ़ा दिए हैं, और बच्चे लोग पढ़े होंगे, उनसे पूछेगा तो ज्यादा ही है, उतना वो लोग पढ़ा भी नहीं होगा जितना हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में। आप किताब भी उठा लीजिएगा, बहुत सारा चीज जो हम आज बताए हैं वो चीज आपको, जो नोट्स बताते हैं पीछे, ये नोट्स बताते हैं, इतना थोड़ी किताब में आपको मिलेगा, समझ गए। तो ये सब चलिए, हाँ।